चलो बच्चों, बेसिकली आज जो आपका टेस्ट हुआ है 15 मार्च 2021 चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का टेस्ट हुआ है आपका और असर्शन रीजन का, उसका एक सोल्यूशन बना रहा हूँ, सोल्यूशन वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, उसको देख लीजिए और अपने अपने आंसर मैच करके बताएंगे कितने कितने नंबर आपके आ रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, फॉर ईच करेक्ट, मतलब देखो ये नीट पैटर्न पे तो है नहीं, तो नेगेटिव नहीं होगा, मतलब या तो सारे सही हुए होंगे, सही हुए हैं तो भाई +1 ले लेना, नहीं तो 0 लगा लेना, ठीक है, खुद ब खुद। ओके, हाउ मेनी, पहला सवाल है, हाउ मेनी कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ पर मैंगनेट टू Mn2+। पहला सवाल मैंने ये दिया था कि आपके पास MnO4- है जो कि बदल रहा है किसमें, Mn2+ में। पूछ रहा है इस रिडक्शन के लिए कितने कूलम ऑफ चार्ज चाहिए। तो आपको रेडॉक्स बैलेंसिंग अगर आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर भी आपको एक ट्रिक दिया था, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो इनटू टोटल नंबर ऑफ एटम्स के लिए, ठीक है, हो रहा था पहले से। ओके, तो इस रिडक्शन के लिए पता करना है कितने कूलम ऑफ चार्ज की जरूरत है। आप देखें, मैंगनीज का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ निकालोगे +7 पर है और ये कन्वर्ट हो रहा है +2 में, मतलब हर मैंगनीज को रिड्यूस करने के लिए 5 मोल इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। बोलो, तो इस पूरे बैलेंस हाफ रिएक्शन में 5 ही इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे। वो अलग बात है, मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं किया, वरना बैलेंस करोगे एसिडिक मीडियम में तो यहाँ पर 4H2O की जरूरत पड़ेगी और 8H+ की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। ये चीज हम लोग जानते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, अब यहां से समझ आ रहा है कि 1 मोल, देखो कोएफिशिएंट कितना है इसका, 1, तो 1 मोल पर मैग्नेट को रिड्यूस करके 1 मोल Mn2+ में ले जाने के लिए 5 मोल इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, 5 मोल इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। और 5 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, 5 फैराडे चार्ज, 5 फैराडे चार्ज। हमें कूलम में बता रहा है ना, तो कूलम में बदलने के लिए 5 × 96500 कूलम कर दो, कितना आ जा रही है 4.83 × 10⁵ कूलम, सही है ना, मल्टीप्लाई करके देख लें। तो पहला सवाल ये था, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दूसरा क्या कह रहा है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज। देखिए कंडक्टिविटी गिवन है, कंडक्टिविटी क्या होता है, कप्पा, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 0.0248 साइमन पर सेंटीमीटर, एंड कंसंट्रेशन कितना गिवन है, कंसंट्रेशन ऑफ KCl इज गिवन टू यू एज 0.2 मोलर। और पूछा गया मोलर कंडक्टिविटी, क्या पूछ रहे हैं वो, मोलर कंडक्टिविटी। सभी को पता है मोलर कंडक्टिविटी कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला कप्पा × 1000/c, है ना। ये 1000 तभी आएगा जब ये साइमन सेंटीमीटर के टर्म में रहा हो, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स के टर्म में रहा हो, बताया था ना। मीटर के टर्म में ले जाओगे तो ये 1000 का कोई रोल नहीं रहता। एनीवेज, तो कप्पा की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.0248 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 0.2, बोला है ना। तो ये कितना हो गया आपका 248, ऊपर तो ऊपर कितना हो जा रहा है 24.8 हो रहा है ना, ऊपर 0.0 दिया हुआ है ना, हाँ 24.8 डिवाइडेड बाई 0.2, है ना, मतलब 5 गुना हो जाएगा, 24.8 का 5 गुना, है ना, कितना हो जाएगा ये 124 साइमन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। बोलो यही है क्या, इस दे दिया, 1 मिनट पॉज करो, टेस्ट नहीं दिया ना अभी, स्मार्ट हो गए अपने पास, ठीक है ना। वो कह रहे कि इसमें आप यूनिट से भी आंसर निकाल सकते थे, ठीक है ना। देखो चालाक बच्चे हैं ये, एक ही ऑप्शन है जिसमें यूनिट भी दिया हुआ है। तो देखो कुछ बेवकूफ बच्चे भी होंगे जिनको यूनिट ही नहीं पता है कि लैम्डा m की यूनिट क्या होती है ना, तो खैर उनका कुछ नहीं हो सकता था। ऑप्शन डी इसका मैच करेगा, ऑप्शन नंबर डी। कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, 2, बोर्ड पूरा आ रहा है, ठीक है। नंबर 3, ओए फोटोग्राफर इधर देख, पूरा आ रहा है क्या ये, हाँ। तीसरा है ना, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट 1 मोलर कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोजन गैस एट 1 atm प्रेशर। देखो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे ही बात हो रही है। स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको बता रखा है मैंने कि टेम्परेचर कितनी रखनी चाहिए हमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 298 केल्विन, है कि नहीं, ओके। और कंसंट्रेशन ऑफ आयंस कितना रखना है हमें 1 मोलर। अगर कोई गैसेज हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो रखेंगे 1 बार या 1 atm, बोलो है कि नहीं। इन कंडीशंस पर जो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अरे थोड़ा सा गैप मेंटेन करो भाई, मास लगाओ थोड़ा गैप में हर क्लास में, क्योंकि 45,000 रुपए चलान। हाँ बंदे चलन इसको, हाँ आप लोग कृपया करके हमारे इंस्टीट्यूट में आए तो मास्क लेकर के ही आए, ठीक है ना। और आप उतने ही बच्चे आएंगे जो अपने अपने बैच के हैं। आई विल बी अलॉटिंग यू सीट्स, काफ़ी डिस्टेंस मेंटेन करना है हमें, ठीक है ना, और आपको उसी तरीके से बैठाएंगे। तो इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि बिना मास्क के हम अलाउ नहीं करने वाले आपको, ठीक है ना। ये टेस्ट का सोल्यूशन आज देख लेना और इसको भी सुन लेना जो बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। अब मैं जान लो क्या बोलने वाले, रोक दो, मैं समझ रहा हूँ। पोटेंशियल एट दिस कंडीशन, बेसिकली मैं कह रहा था कि शाम के बैच में आप बिल्कुल ऐसे वाले मास्क में आएंगे, ठीक है ना। ये लगा के भी बताना जरूरी था, इसलिए लगा लिया मैंने, ठीक है। तो बिना इस मास्क के अलाउड नहीं होंगे आप। चलिए कंटिन्यू करते हैं। ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, यहाँ हमारे अलावा कोई पढ़ा नहीं रहा है, रिकॉर्डिंग मैं अकेले कर रहा हूँ, तो मैं मास्क लगाऊँ नहीं लगाऊँ फर्क नहीं पड़ता ना, ठीक है ना। पर आप आएंगे तो बिना मास्क के नहीं आएंगे।
ओके देखो, सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बोलो है ना। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे डिनोट करेंगे, ई नॉट, ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बाय डिफॉल्ट इज टेकन एज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। तो इन जनरल आप ऐसे लिखते थे, याद है, Mn प्लस चेंजिंग टू M। खैर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात हो रही है, तो इसी का हमने कितना अज्यूम किया होता है, 0। यही रेफरेंस इलेक्ट्रोड है ना, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है ना। तो SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या SEP ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, याद रखना दिस इज अज्यूम टू बी 0, एक्चुअल वैल्यू कुछ रही होगी, इसी के रिस्पेक्ट में सबको निकालेगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, जिसको हम कैसे दिखा सकते हैं, ई नॉट H प्लस चेंजिंग इनटू H2 गैस, इसकी वैल्यू कितनी ली गई है, 0.0। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। एक बार आप फोटो ले, फिर आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। करें, ठीक है, ऑन है वीडियो। नंबर 4 है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ई नॉट वैल्यूज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखता है। आपके पास ई नॉट वैल्यूज गिवन है, देखें जरा, दो रिएक्शंस है, FeCN6 4-, ये कॉम्प्लेक्स रिड्यूस हो रहा है, सॉरी ऑक्सीडाइज हो रहा है FeCN6 3- में, बोला है कि नहीं। आप ऑक्सीडेशन नंबर देख लो, ये क्या है +2 पर, और ये क्या कहाँ चला गया बताना, +3 पर चला गया, है ना। अब ये ई नॉट वैल्यूज जो है, देखो ऑन द बेसिस ऑफ ई नॉट वैल्यूज, देखो एक चीज यही क्लियर नहीं होती है सवालों में, कि सवाल बनाया है जिन्होंने कि ये ई नॉट ऑक्सीडेशन का दिया उन्होंने या किसका दिया हुआ है, ई नॉट ऑफ, है ना, दिस रिएक्शन इज -0.35 वोल्ट, है ना। और दूसरा अगर देखें तो Fe2+ जब चेंज हो रहा होगा Fe3+ में, तो इसकी ई नॉट वैल्यूज जो हैं वो है -0.77 वोल्ट। देखो रिएक्शन इन्होंने एसओपी का दे रखा है, ठीक है, पर ये वैल्यूज एसआरपी हैं। आप एक बार एनसीईआरटी से भी चेक कर लो, है ना। आयरन का 2+ से 3+ में जाता है। एक बार लेट मी क्रॉस चेक, बिकॉज देखो यार क्वेश्चन में क्लियर नहीं है वैसे तो। हाँ क्या कर, तो ये Fe2+ से Fe3+ के कन्वर्जन के लिए, ठीक है ना, जो ई नॉट वैल्यूज है वो ये गिवन है, और ये वाले Fe2+ से इस वाले Fe3+ कॉम्प्लेक्स में चेंज होने के लिए जो ई नॉट वैल्यूज है ये है, ठीक है ना। तो अगर ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। इतनी बात समझ आ रही क्या। तो ये दोनों वैल्यूज कौन सी है बताना, ये दोनों वैल्यूज हैं एसओपी। कौन सी वैल्यूज हैं, एसओपी। अच्छा ठीक है, अब जिसका एसओपी ज्यादा होगा उसमें ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। विच वैल्यू इज ग्रेटर, पहले वाली, तो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी इसकी बेहतर है, ये ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, ऑक्सीडाइज होना चाहिए, मतलब बिहेव करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। अब सवाल क्या पूछा गया, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो रिड्यूस होना चाहिए। तो इनमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली प्रॉपर्टीज नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या तो ये होगा या तो ये होगा। तो ऑप्शन में अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है ना, तो बाकी चीजों को तो हटा भी सकते हैं, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, चांसेस किस किस के, या तो ये वाले का या तो ये वाले का, ठीक है ना। पहले तो ये समझ लो। अब अगर रिएक्शन को उल्टा कर दें, रिएक्शन को क्या करें, उल्टा कर दें, तो FeCN6 3- अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो कन्वर्ट होता है FeCN6 4- में, बोलो है कि नहीं। अब ये हमने क्या लिख दिया, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन का ई नॉट एसआरपी रहेगा, है ना, प्लस का 0.35 वोल्ट, ये क्या कहलाएगा, एसआरपी, इस रिएक्शन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और इसको अगर हम पलट दें तो Fe3+ अगर एक इलेक्ट्रॉन ले करके Fe2+ में बदलता है तो ये इस रिएक्शन का रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गया। अरे चार, इसका जो ई नॉट होगा ये इसका एसआरपी कहलाएगा, प्लस का एसआरपी, है ना। मैं तुम्हें समझाने के लिए इतना टाइम ले रहा हूं, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब मुझे बताओ, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी रखता होगा, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि यहां पर आप देख लो तो ये +2 में है, किस में है, +3 में है, और बदल किस में रहा है, +2 में, ये भी रिड्यूस हो रहा है। तो जो रिड्यूस हो रहा है वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो जिसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा, रिड्यूस होने की टेंडेंसी उसकी ज्यादा जिसकी एसआरपी ज्यादा। विच एसआरपी वैल्यू इज ग्रेटर, हायर एसआरपी, बोलो है ना। तो जिसकी एसआरपी वैल्यू ज्यादा होती है उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, वो बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज Fe3+। सो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्या ये बात समझ आ रही क्या। क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, ये
नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर है, आप जरूर देख लें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका है ये पूछ रहा है व्हाट इज पीएच ऑफ द हाफ सेल, है ना, पीएच निकालना है। एक हाफ सेल गिवन है जिसमें प्लैटिनम पर हाइड्रोजन गैस एड्सॉर्ब्ड है और H+ एक्वस कंसंट्रेशन आपको दे रखा है, कंसंट्रेशन पे नहीं दिया हुआ है, बस इसने क्या बताया, E0 बताया ना, E बताया हुआ इनफैक्ट, है ना, E होना चाहिए, E0 नहीं होना चाहिए ना। EH+ से H2 इज माइनस का 0.0295 वोल्ट, है ना। क्वेश्चन पेपर में E0 है, E0 तो इसका 0 होता है ना, E0 क्या होता है 0, तो क्वेश्चन पेपर में गलती से मैंने E0 लिख दिया, पर ये E सेल दिया हुआ है ना, E हाफ सेल दिया हुआ है। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें तो H+ से H2 मतलब आपको SRP वैल्यूज गिवन है ना, और आपसे क्या पूछा गया, पीएच किसका पूछा गया, इस इलेक्ट्रोड का, है ना। ये नोटेशन क्या बता रहा है कि ये एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, ये समझ आ रहा है क्या, ये एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, ये बात समझ आ रही है। पहले तो ये समझ लो ये एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, और ये जो गिवन वैल्यू है ये क्या है, ऐसा रिडक्शन पोटेंशियल क्या दिया हुआ है, या है ना, ये कपल पहचान रहे हो ना, H+ से H2 बदल रहा है, रिड्यूस हो रहा है। खैर हमें निकालना क्या है इसका पीएच वैल्यू, इस E के कॉरेस्पॉन्डिंग पीएच वैल्यू क्या है, चलिए निकाल लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं EH+ से H2 निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, E0 H+ से H2 माइनस 0.059/2, रिएक्शन क्या रही होगी, रिडक्शन की रिएक्शन क्या रहेगी, 2H+ एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन ले करके H2 गैस में बदलता है, यही रही होगी ना रिएक्शन। बोलो इतनी बात समझ आ रही क्या, तो जब तक H+ का कंसंट्रेशन नहीं मिलेगा पीएच नहीं मिलेगा, है ना। तो या तो आप लॉग सॉल्व करके पीएच निकाल लें, या फिर आपको याद होगा एक बहुत शॉर्टकट फॉर्मूला दिया था मैंने, हाँ मैं बताऊंगा वो शॉर्टकट फॉर्मूला अभी बाद में, ठीक है ना। लॉग ऑफ, अब प्रोडक्ट साइड में क्या है, हाइड्रोजन गैस, रिएक्टेंट साइड में क्या है, H+ का स्क्वायर। बोलो ये समझ आ गया तो बताओ, पहले समझ आ गया तो बताओ, ठीक है ना। अच्छा ये वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 माइनस 0.059/2 लॉग ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन विच इज 1। बोलो है कि नहीं, कुछ नहीं बोला है तो 1 ATM लेके चलेंगे, है ना। और H+ कंसंट्रेशन हमें निकालना है, H+ कंसंट्रेशन हमें निकालना है ना। मैं एक्चुअली डिराइव ही कर देता हूँ क्योंकि एक और सिमिलर क्वेश्चन मैंने आगे दिए होंगे शायद, ठीक है ना। तो हम देखेंगे, अब देखो यहाँ से अगर आप देखो तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अगर हम निकालें तो इट इज माइनस ऑफ 0.059/2, है ना। और अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, ऊपर ले जाऊँ, H+ के -2 हो जाएगा, बोलो है ना। लॉग ऑफ H+ के कंसंट्रेशन -2, लॉग की प्रॉपर्टी जान ही रहे, -2 बाहर आएगा, बोलो है ना। तो हाँ EH+ से H2 रिडक्शन पोटेंशियल जो आएगा प्लस का 0.059 टाइम्स लॉग H+ कंसंट्रेशन हो जाएगा। बोलो ये तो समझ आ रहा है ना, लॉग H+ कंसंट्रेशन, ठीक है। मैं एक और बात बताता हूँ, चलो माइनस बेकार में ही हटा दिया, इसको फिर से लिखता हूँ मैं, माइनस ऑफ 0.059 इंटू माइनस ऑफ लॉग H+। बोलो लिख सकता हूँ क्या, ये लॉग H+ क्या है, पीएच, कहाँ का पीएच, कैथोड का, पीएच ऑफ कैथोड, पीएच ऑफ कैथोड। इतनी बात समझ आ रही है, ठीक है ना। तो रिडक्शन हाफ सेल के कॉरेस्पॉन्डिंग एक जनरल फॉर्मूला आ गया कि रिडक्शन पोटेंशियल जो होती है दैट इज माइनस ऑफ पीएच, सही है। अब रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी गिवन है, -0.0295। नाउ दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 0.059 इनटू पीएच एट कैथोड, है ना। ये वैल्यूज आप देख रहे हैं कितना दिया हुआ है, ये 2 हो जाएगा ना, डबल हो जाएगा ना, ये डबल हो जाएगा। तो पीएच एट कैथोड इज कमिंग आउट टू बी हाफ 0.5। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। मैं एक बात बताऊं, मैं तो तुम्हारे सामने जानबूझ के मैंने डिराइव कर दिया क्योंकि कुछ जो रिसेंट के बैचेस थे ना जिसमें समय कम है, ये चीज़ बताई नहीं थी मैंने उनको, लेकिन तुम्हारे बैच में जो पुराना बैच है उसमें ये सब डिराइव किया था, है ना। सिमिलरली अगर आपको याद हो तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का निकालना है तो प्लस का 0.059 इंटू पीएच एट एनोड, याद है क्या ये, है ना, एनोड के लिए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ये हो गया पेज क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 6 पूछ रहा है द वन विच डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन, डाइल्यूट करने पर इनमें से कौन सी वैल्यू चेंज होती है, डिक्रीज होती है इनफैक्ट, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस। तो आपको याद होगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, ठीक है ना, ये डिक्रीज होती है डाइल्यूशन पर क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट सेल घट रहे होते हैं। अरे बताया तो है, ये इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन पढ़ा है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सीबीएसई के भी लिहाज से, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन आपका जा रहा है बी विच इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। बोलो बात समझ आ रही क्या, या फिर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। नाउ दिस विल डिक्रीज विथ
डिक्रीजेज विथ डाइल्यूशन। रीजन पता है ना, व्हाट वाज द रीजन? बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, है ना। ये चीजें तो करा रखी हैं यार, है ना। अभी ऑनलाइन जो 5:30 बजे भी लिंक आता है, जो यहाँ से घर से यहाँ से पढ़ाता हूँ, इन सब में आपको बता रखा है ये भी। ओके, फॉर द फॉलोइंग सेल विद हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स एट 2 डिफरेंट प्रेशर्स P1 एंड P2, है ना। आपको देखो एक सेल नोटेशन गिवन है ना। प्लैटिनम हाइड्रोजन गैस H+ एक्वस में डूबा हुआ है, दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही है। देख पा रहे हो क्या है ना, देख पा रहे हो क्या है कि इस बार दोनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दे रखे हैं, है ना। एक तरह का कंसंट्रेशन सेल है ये, या प्रेशर के वजह से काम करने वाला सेल है ये। मैंने आपको ये भी करा रखा था, सबसे जो पुराना बैच था उनको ये भी कराया मैंने। एनीवेज, इसका भी डायरेक्ट ई सेल निकालने का आपको एक फॉर्मूला दिया था, जो कि आप भूल गए होगे, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, प्रेशर यहाँ का है P1 और प्रेशर यहाँ का है P2। कंसंट्रेशन के बारे में कुछ नहीं बोला गया, मतलब दोनों का सेम कंसंट्रेशन, मान लो 1 मोलर 1 मोलर है। अब वो क्या बोलता है कि इसमें आपको बताना है कि नॉन इक्वेशन का क्या फॉर्मूला होगा। तो देखो एनोड पर क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या हो रहा होगा, जिसमें H2 गैस जो कि P1 प्रेशर पर है, ये चेंज हो रहा होगा 2H+ एक्वस में और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता होगा। बोलो, इसका E0 सबको पता कितना होता है, 0 ही होता है। SOP ऑफ हाइड्रोजन इज 0, इनफैक्ट SRP भी इसका 0 ही होने वाला है। हाँ, कैथोड पर अगर रिएक्शन देखें तो 2H+ एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट हो रहा होगा H2 गैस में, इज दैट करेक्ट, है ना। प्रेशर P2 और E0 जो आप निकालोगे वो SRP वैल्यू है, उसकी भी वैल्यू कितनी है, 0 वोल्ट। अब जब इसको जोड़ दूं मैं तो अल्टीमेटली ये प्रेशर डिफरेंस है, रह ही जाएगा, है ना। ये कंसंट्रेशन सेम है तो कैंसिल ही हो जाएगा। बोलो, कंसंट्रेशन सेम है तो कैंसिल ही हो जाएगा ना। तो इसको मैं कर रहा हूँ कैंसिल, है ना, इसको कर रहा हूँ कैंसिल, जो कि नॉन इक्वेशन में नहीं आएगा बिकॉज दोनों तरफ कंसंट्रेशन सेम है। ओके, H2 गैस एट P1 प्रेशर चेंजेस इनटू H2 गैस एट P2 प्रेशर, यही आने वाला है, कंसंट्रेशन तो आने वाला नहीं है, ठीक है। बात समझ आ रही क्या। और E0 सेल इसका कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, 0 + 0 = 0। बोलो, अब नॉन इक्वेशन लगा दो, है ना। मैं इतना लिखने को नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना, बट फिर भी ये चीज़ें आनी चाहिए। ई सेल कितना हो जाएगा, E0 सेल -0.059 अपॉन 2 लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, है ना। प्रोडक्ट में पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रखना है जो कि P2 है और P1। इतनी बात समझ आ रही क्या, ठीक है। अब नेचुरल लॉग लिया गया है, समझ रहे हो क्या, नेचुरल लॉग, ठीक है। क्या चेंजेस आ जाएंगे भाई, अगर इसको मतलब चेंज करेंगे भाई, अगर आप जनरल टेम्परेचर पे किसी पे लिख देते हो, है ना, तो नॉन इक्वेशन आपको किसी और टेम्परेचर पर पता है ना, ई सेल इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग P/R, यही होता था ना। बोलो, है कि नहीं, ठीक है। तो क्या होता था, P/R, तो ये तो P2 अपॉन P1 ही हो जाएगा। अच्छा, केवल टेम्परेचर बदलेगा, टेम्परेचर, है ना, तो ये सब 0.059 था। बोलो, है ना। तो ये जो 2.303 है ना, ये जो 2.303 है और log बेस 10 है, यही मिलकर के ln रहे होंगे, यही मिलकर के ln। ये चीज तो 0 ऑलरेडी है, याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है। चेंज करेंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा ना। क्या चीज, तो ऑप्शन तो में सारे पॉजिटिव में दिए, लॉग को अगर P1 का P2 लिखेंगे भाई तो वो प्लस हो जाएगा ना। अपॉन n की वैल्यू क्या है, 2f ln, है ना। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट साइड तो यही जा रहा है P2, रिएक्टेंट तरफ तो यही जा रहा है P1। बोलो, ये बात समझ आ रही है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। अब इसको प्लस बनाने के लिए उल्टा करना पड़ेगा ना, RT अपॉन 2f ln ऑफ P1 बाई P2। N2 नहीं है, करे गधा है क्या तू, हाँ। कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे सेल रिएक्शन में, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा मैच कर रहा है, बी। किस किस का ये सही हुआ है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लग गया होगा, है ना, क्योंकि आदत हो जाती है यही वाले नॉन इक्वेशन की लोगों को, है ना, आदत हो जाती है नॉन इक्वेशन में इसी तरीके से जाने की। हाँ, नंबर 8 देख लो। इफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cu2 + Cu इज 0.34, व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 0.01 मोलर कंसंट्रेशन। 0.01 पे देखो SRP गिवन है, E0 Cu2 + Cu कितना होता है सबको पता भी है, ये प्लस का 0.34 वोल्ट, ठीक है ना। आपको निकालना है
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर एट द कंसंट्रेशन 0.01 मोलर। तो कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस आयन दे रखा है कितना 0.01 मोलर और टेम्परेचर कितना दे रखा है 298 केल्विन। तो अगर मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने को बोल रहा है वो, तो रिडक्शन रिएक्शन लिखना होगा। क्या लिखना होगा? रिडक्शन रिएक्शन। Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बदल रहा होगा Cu सॉलिड में, है ना, ये एक्वस फेज में। इसका कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 0.01 मोलर। अब मैं यहाँ से लगा दूंगा नॉन इक्वेशन। क्या लगा दूंगा? नॉन इक्वेशन। ECU2 प्लस से Cu विल बी इक्वल्स टू E0 Cu2 प्लस से Cu, यही लिखूंगा ना मैं हाफ इलेक्ट्रोड के लिए, माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में सॉलिड है 1 ही हो जाएगा। रिएक्टेंट कितना है? Cu2 प्लस एक्वस। बोलो है कि नहीं? ये वैल्यू कितनी है प्लस का 0.34 वोल्ट माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू लॉग 1 अपॉन 10 की पावर माइनस 2, ये 10 की पावर 2 चला जाएगा, है ना। तो 0.34 माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ 100, है ना, ये 2 नीचे आ जाएगा। 2 log 10 मतलब 2 ही हो जाना है, 2 से 2 उड़ जाएगा। तो ये अल्टीमेटली आएगा 0.34 माइनस 0.059 वोल्ट्स, है ना। घटा के कितना आ जाएगा ये 0. ऑप्शन नंबर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 9 बहुत ही आसान सा सवाल था ये तो, है ना। नंबर 9 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल बी नॉन कंडक्टिंग। तो नॉन कंडक्टिंग मतलब इलेक्ट्रोलाइट नहीं होना चाहिए, मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। और इसमें ऑप्शन है यूरिया, ऑप्शन नंबर सी, यूरिया सॉल्यूशन, है ना। बाकी आप ऑप्शन को देख लो क्या क्या लिखा हुआ है। एसिटिक एसिड ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड है, ठीक है ना। ब्राइन सॉल्यूशन मतलब क्या? NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, डाइल्यूट एक्वस NaCl सॉल्यूशन, उसमें आयंस पड़े हुए हैं, ठीक है ना। और NaCl मतलब वही चीज है, सेम ही है, समझ लो क्या। नंबर 10 क्या कहता है? नंबर 10 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर का कितना डिपॉजिट करेगा? आपको अगर डेफिनेशन भी आता होगा ना, तो मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वो मास है जो डिपॉजिट होता है 1 ग्राम 1 कूलम चार्ज पास करने से। समझ लो या नहीं समझ लो, है ना। तो बेसिकली सिल्वर कैसे डिपॉजिट हो रहा होगा? इस रिएक्शन के थ्रू। बोलो, ये रिडक्शन रिएक्शन है, कैथोड पर हो रहा होगा, Ag प्लस आयंस का डिपोजिशन हो रहा होगा। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, जिनको नहीं भी पता है ना वो भी देख ले कि 96,500 1 मोल इलेक्ट्रॉन से डिपॉजिट होता है 1 मोल सिल्वर। मैंने ये सब आपको करा रखा है क्लास में, है ना। 1 मोल सिल्वर का मतलब क्या होता है? 108 ग्राम, है ना। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? 96,500 कूलम चार्ज से, बोलो, है ना, से बना 108 ग्राम। तो इसका मतलब हो गया कि 1 कूलम चार्ज से 108 बटे में 96,500 बनेगा, है ना। तो ये सब कुछ क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, Z ऑफ Ag। वरना आप ऐसे देखें, आपको ऐसे भी पढ़ाएगा W = ZQ। जब Q को आप 1 कूलम रखेंगे, when Q is equals to 1 coulomb, then mass deposited that is W will be equal to Z value। Z को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, बोला है कि नहीं? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है? सी। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10 इज सी। विल बी द रेशियो ऑफ द मेटल्स। कौन कौन से मेटल? कॉपर, निकल और सिल्वर, जो कि डिपॉजिट होंगे कैथोड पर, ठीक है ना, टू द सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। सेकंड लॉ ऑफ फैराडे क्या होता है? मास डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, है ना, will be in the ratio of their equivalent mass provided all the cells are connected in series। एक इंपॉर्टेंट बात है कि when 2 or more electrolytic cells are connected in series then the ratio of the masses deposited at each electrode will be in the ratio of their equivalent mass। तो अल्टीमेटली इनके इक्विवेलेंट मास के रेशियो में। अब कुछ नहीं बोला गया तो कॉपर किससे कन्वर्ट हो रहा होगा? कॉपर 2+ से बदल रहा होगा, है ना। ये बात समझ आ रही क्या? तो n फैक्टर 2 है इसका, है कि नहीं, है ना। और निकल की बात करें तो +2 वाला ही होता है, तो ये निकल में जाएगा, है ना। और Ag+ की बात करें, 1 इलेक्ट्रॉन लेके Ag में जाएगा। तो n फैक्टर्स पता ही है ना, तो इक्विवेलेंट मास इसका निकालेंगे तो क्या आएगा? m बाई, है ना। m कितना होता है? 63.5, बोलो, है ना, 2, है ना। इसका इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो निकल, है ना। हाँ, अच्छा एक सवाल दिया हुआ था, अच्छा ठीक है ना। तो आप देख ले इसका कितना डिपॉजिट होगा?
देखो बेसिकली क्या है, सब लोग सुने ध्यान से। एक्चुअली क्वेश्चन में करेक्शन चाहिए, क्योंकि रेशियो ऑफ मास पूछ रहा है ये, है ना। तो रेशियो ऑफ मास जो डिपॉजिटेड होंगे वो अपने इक्विवेलेंट मास के रेशियो में होंगे। अब इक्विवेलेंट मास सबका सिंपल मल्टीपल तो आ नहीं रहा है, दिख रहा है क्या? सिंपल मल्टीपल तो आ नहीं रहा है, तो इसको पूछना चाहिए था मोल रेशियो निकालो, किस मोलर रेशियो में निकलेंगे। दिस शुड हैव आस्क्ड किस मोलर रेशियो में निकलेंगे। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? एनीवेज मेरी बात को समझो। अगर ये सवाल होता W = ZIT, आपको फर्स्ट लो पता है सभी को, ठीक है ना। तो W विल बी इक्वल टू, Z क्या होता है? इक्विवेलेंट मास बाय n फैक्टर इनटू IT, है ना। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास बाय n फैक्टर इनटू IT, बोलो, है ना, है ना, इनटू फैराडेज कांस्टेंट, है ना, फैराडेज कांस्टेंट इनटू फैराडेज कांस्टेंट, ठीक है। अब मुझे बताओ W/mm अगर हम निकाले तो इसको नंबर ऑफ मोल्स बोलते हैं, और ये कितना हो जाएगा? IT अपॉन n फैक्टर इनटू फैराडेज कांस्टेंट, बोलो। हाँ, यहाँ नहीं आएगा, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो W = ZIT होता है, Z क्या होता है? EM/96500। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास बाय n फैक्टर। बोलो, इतनी बात तो समझ आ रही ना। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यार, मास जो है ना वो मोलर मास पे डिपेंड करेगा। जो मास डिपॉजिट होगा वो इक्विवेलेंट मास के रेशियो पे डिपॉजिट होगा, है ना। देखो अगर ये दो चीजों के लिए लगाए तो W1/W2 क्या हो जाएगा? Z1/Z2, है ना, जब सीरीज में करेक्शन की गई हो तो, क्योंकि IT की वैल्यू सेम रही होगी सभी के लिए। और Z1/Z2 क्या हो जाएगा? EM1/EM2। तो यार सबका इक्विवेलेंट मास सिंपल रेशियो में थोड़ी है, समझ रहे हो क्या? हाँ, पर ये सवाल अगर पूछा होता किस मोलर रेशियो में डिपॉजिट हुए, किस मोलर रेशियो में, तो यहां से देखो अगर मैं N1/N2 निकालूंगा, सब लोग देखो, N1/N2 निकालूंगा, जब वो सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो IT की वैल्यू कॉमन निकल आएगी, 96500 कॉमन निकल आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1/n फैक्टर, मतलब n फैक्टर ऑफ सेकंड पार्टिकल अपॉन n फैक्टर ऑफ, इतनी बात समझ आ रही है क्या? है ना। तो सवाल या तो ये करके देना चाहिए था किस मोल रेशियो में डिपॉजिट होंगे, ये किस मोल रेशियो में डिपॉजिट होंगे। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? तो आपको सबको देखना चाहिए कि कॉपर 2 मोल लेकर के, सुनना, कॉपर 2 मोल लेकर के 2 फैराडे लेकर के 1 मोल डिपॉजिट होता है। ये 2 फैराडे से 1 मोल डिपॉजिट होता है, ये 2 फैराडे से 2 मोल डिपॉजिट होगा। सेम चार्ज दे करके ही तो देखोगे, अरे सेम चार्ज दे के ही तो देखोगे। तो इसका अगर, है ना, इसका अगर 1 मोल डिपॉजिट हुआ होगा, है ना, हमें मोल रेशियो नहीं निकालना है यहाँ पर, हमें क्या, हमें मास रेशियो नहीं, मोल रेशियो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ निकल और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर जो डिपॉजिट हुआ है, इसका रेशियो बताना है। सवाल ये है, अगर आप करेक्ट कर लो, लेकिन सबको मैं इसमें बोनस दूंगा, किसी का नेगेटिव नहीं जाने वाला है ना, सबको +1 मिलने वाला है इसमें, ठीक है। एनीवेज मोल रेशियो निकालेंगे तो देखो ना यार, मान लो मैंने सब में 2 फैराडे का चार्ज पास किया, तो 2 फैराडे से इसका कितना बनता है? 1 मोल। 2 फैराडे से इसका भी कितना बनता है? 1 मोल। 2 फैराडे से इसका कितना बनेगा? 2। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है क्या? 1:1:2। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। तुम लोगों ने गूगल करके नहीं पूछा था व्हाट विल। देखो भाई, जिसने भी ये क्वेश्चन नंबर 11 अटेम्प्ट किया होगा उनको बोनस मिलेगा, +1 मिलेगा। अनअटेम्प्टेड वालों को नहीं मिलेगा। वो लिख रहा है क्या कि अटेम्प्टेड है, ठीक है। नंबर 12, हाँ सब लोग देखो नंबर 12। ओहो टाइम भी हो गया। नंबर 12 क्या कह रहा है? व्हाट इज द टाइम इन सेकंड रिक्वायर्ड फॉर द डिपॉजिटिंग ऑल द सिल्वर प्रेजेंट इन 125 ml ऑफ 1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन यूजिंग द करंट ऑफ 241.25। देखो करंट की वैल्यू कितनी है? 241.25, है ना। टाइम पूछा गया है ना, शायद सेकंड में टाइम पूछा गया, सेकंड्स में कितना लगेगा। जब इलेक्ट्रोलिसिस करी गई है 1 मोलर 125 ml 1 मोलर 125 ml सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, इनकी इलेक्ट्रोलिसिस करेगी, तो पता कर लो इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट के कितने मोल्स हैं, और जितने मोल सिल्वर नाइट्रेट के होंगे उतने मोल Ag+ के भी होंगे, क्योंकि वो 1:1 रेशियो में टूटेगा। तो पहले तो आपने क्या निकाला है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इन सॉल्यूशन। कैसे निकालते हैं? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। मोलैरिटी की वैल्यू कितनी है? 1, और ये हो गया 125/1000। मैं ऐसे ही रख रहा हूँ अब इसको, समझ रहे हो क्या? मोल्स। अब मुझे बताओ सिल्वर नाइट्रेट कैसे टूटता है? 1:1 रेशियो में, Ag+ एक्वस में और NO3- एक्वस में। अगर सिल्वर नाइट्रेट एक्वस सोल्यूशन ले ले तो इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है, तो इसका भी कितना रहेगा? जितना कि सिल्वर नाइट्रेट के मोल्स हैं, मतलब इसका कितना मोल्स है? 125/1000 मोल्स पड़े हुए है कि नहीं? तो मोल्स पता चल गया। तो अभी अभी देखा था, नंबर ऑफ मोल्स इज IT अपॉन n फैक्टर इंटू 96500, यही होता है ना, बोलो। हाँ, तो I × T 241.25
इंटू टाइम इन सेकंड मस्ट बी इक्वल टू n फैक्टर 1। चार्ज 1 का होता है ना, चार्ज सिल्वर पर कितने का होता है 1 का, इंटू 96500। मोल्स कितने हैं 125 बटे में 1000, ठीक है। तो कितना हो जाएगा टाइम इन सेकंड कितना आ रहा है 125 इंटू 96 अपॉन 241.25 इंटू 10, यही है ना। सॉल्व करके कितना आ रहा है पक्का 50 सेकंड पक्का ना। हाँ ऑप्शन नंबर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिसिटी। हाँ बहुत ही आसान सा सवाल है, कौन इसमें से गुड कंडक्टर है, बी ग्रेफाइट। अरे तुम क्या बात करने आओ, रिकॉर्डिंग चल रही है। बी ग्रेफाइट, ठीक है। नंबर 14, व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर। कॉपर का Z कितना होता है, Z की वैल्यू क्या होती है EM अपॉन n फैक्टर, बताओ अभी। फैराडेज कांस्टेंट, फैराडेज कांस्टेंट, ठीक है। कोई ऑप्शन ही नहीं मैच करेगा। क्या पूछा है इसने, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z पूछा है ना। Z क्या होता है EM अपॉन, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो इसका कितना हो जाएगा 63.5 अपॉन n फैक्टर कितना होता है 2 इंटू फैराडेज कांस्टेंट, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा डी। ऑप्शन में भी थोड़ा क्वेश्चन में भी फ्लॉ है, क्वेश्चन में क्या है फ्लॉ, लेकिन इसका डी आपको टिक करना है, ठीक है ना। आप समझ रहे हो फैराडेज कांस्टेंट नहीं है, समझ रहे हो क्या फैराडेज कांस्टेंट नहीं है, थोड़ा सा पेपर में फ्लॉ है, समझ रहे हो क्या, है ना। डी जिसने भी टिक किया होगा उसको नंबर मिल जाएंगे। नंबर तभी मिलेंगे जब डी कर रहा हो, ठीक है ना। हाँ हालांकि आपको ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए था सर, यहाँ पर कुछ गलत है ना। टेस्ट दे दिया और कोई ऑब्जेक्शन नहीं है गधों को। भैया पहले तो उसमें 2 पॉइंट होते हैं। हाँ तो वो तो मैंने मैसेज कर ही दिया था वैसे तो, है ना। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SN4+ से SN2+, E0 ऑफ SN4+ से SN2+, इसकी वैल्यू कितनी है +0.15 वोल्ट, और E0 दे रखा है Cr3+ से Cr के कन्वर्जन का -0.74 वोल्ट। नाउ दे आर आस्किंग यू कि जब इन दोनों को कनेक्ट किया गया है तो E0 सेल की वैल्यू कितनी आई है। तो भाई पहले बताओ कि कौन कैथोड है कौन एनोड है। कैथोड कौन होगा, ये कैथोड होगा, ट्रिक बता रखा है ना। जिसकी SRP वैल्यू ज्यादा वो रिड्यूस होगा वो कैथोड बनाएगा, और ये वाली कम है तो ये एनोड बनाएगा। अब मैंने क्या बोला है कि E0 सेल निकालने के लिए, हाँ कैथोड वाले को तो वैसे रखो, एनोड वाले को पलट दो, ठीक है ना। तो ये प्लस का 0.15 प्लस हो जाएगा 0.74, सिखा रखा है ये ट्रिक, है ना। छोटी वैल्यू को कंफ्यूज करने के लिए। अच्छा थैंक यू फॉर सजेस्टिंग मी सम गुड ऑप्शंस, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 0.89 वोल्ट्स। सबके आ गया क्या, छोटी वैल्यू को अरे भाई बिल्कुल, अरे ओके। लैम्डा m नॉट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ लैम्डा m नॉट ऑफ cations एज वेल एज आयंस एज पर कोलरॉशर लॉ। असर्शन इज करेक्ट, असर्शन करेक्ट है, रुक जाओ देखने दो, स्टेटमेंट करेक्ट है, असर्शन वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। अब आगे बोल रहा है द करंट कैरिड बाय cation एंड आयन इज ऑलवेज इक्वल। एक तो करंट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ना, करेक्ट, और रीजन खुद ही कोई सही स्टेटमेंट नहीं है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। असर्शन इज अ करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज इनकरेक्ट। एक्सप्लेनेशन वाली बात ही भूल जाओ, एक्सप्लेनेशन वाली तो बात ही भूल जाओ। तो इसमें मैच कौन सा कर जाएगा, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, यस ऑप्शन सी। हाँ दूसरा असर्शन रीजन, in electrolysis the quantity of electricity needed for depositing 1 mole of silver is different from that required for 1 mole copper, true। क्योंकि कॉपर का n फैक्टर अलग है, सिल्वर का n फैक्टर अलग है, तो क्वांटिटी ऑफ चार्जेस अलग अलग होंगी। तो इसका मतलब है A इज ट्रू ना, A तो ट्रू स्टेटमेंट है ना। अरे समझ रहे हो क्या, और ये फॉल्स स्टेटमेंट है, पहले तो ये लिख दिया मैंने, अब फिर उसके बाद हमने मैच कर लिया। ओके, एक A इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अब रीजन क्या बोल रहा है ये देखना, रीजन दे रहा है कि द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सिल्वर एंड कॉपर आर डिफरेंट। ट्रू स्टेटमेंट है, पर क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। कान के नीचे मारूंगा ना, पढ़ ढंग से जी भाई सुनो ध्यान से, क्या कह रहा है वो कि इलेक्ट्रोलिसिस द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीडेड फॉर डिपोजिटिंग 1 मोल सिल्वर एंड 1 मोल कॉपर इज डिफरेंट। ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, पर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन मॉलिक्यूलर वेट से थोड़ी मिलेगा, n फैक्टर से मिलेगा कि इन दोनों का जो 1 मोल डिपॉजिट करने के लिए क्वांटिटी ऑफ चार्ज है वो डिफरेंट है। क्या ये मोलर मास पर डिपेंड करने वाली बात है, किसका कितना क्वांटिटी डिपॉजिट करेगा ये डिपेंड करेगा उनके n फैक्टर पर। तो रीजन जो है ये ट्रू स्टेटमेंट है बट इट इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बात को समझो, समझ लो क्या, रीजन तो ट्रू है ना, मोलर मास तो अलग अलग है ही, है ना। रीजन इज ट्रू
बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। समझ रहे हो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए एंड आर आर करेक्ट, हाँ दोनों करेक्ट स्टेटमेंट हैं, ठीक है ना, बट इट इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बी हो जाएगा ऑप्शन। मॉलिक्यूलर मास कब से डिसाइड करेगा किसका कितना डिपॉजिट होगा भाई? हाँ तीसरा, द रेजिस्टिविटी फॉर अ सब्सटेंस इज द रेजिस्टेंस व्हेन इट इज 1 मीटर लॉन्ग एंड एरिया। ट्रू स्टेटमेंट है। देखो असर्शन इज ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट। मैं ऐसे लिख के करता हूं काम, समझ रहे हो क्या, कौन ट्रू स्टेटमेंट कौन नहीं, फिर सोचना है कि ये सही एक्सप्लेनेशन था या नहीं था, है ना। अच्छा दूसरा क्या बोल रहा है, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, सही है, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, रीजन ट्रू है। पर क्या ये सही एक्सप्लेनेशन है इस बात का? रेजिस्टिविटी इस तरह से डिफाइन हुई है क्योंकि इनका यूनिट तो कुछ नहीं बताता ना इसको, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, ठीक है ना। तो ट्रू है बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ गए? थैंक यू वेरी मच। आप लोग वीडियो सॉल्यूशन देखें, इसी तरह से सॉल्यूशन की भी वीडियो आपको मिल जाएंगी।